गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत अच्छे होंगे। लास्ट टाइम पे बच्चों हम बात कर रहे थे व्हीटस्टोन सेतु की, और व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था के लिए हमने आवश्यक प्रतिबंध निकाल लिया था। व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था के लिए जो आवश्यक प्रतिबंध आया था वो P/Q बराबर R/S आया था। इससे हमने अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात किया था। आज हम बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों हमारा, मीटर सेतु। किसकी बात कर रहे हैं? मीटर सेतु की बात कर रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल भी है, हमारे बोर्ड में प्रैक्टिकल भी है मीटर सेतु। तो मीटर सेतु बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है। कैसा टॉपिक है? प्रैक्टिकल टॉपिक है। ये मीटर सेतु है। मीटर सेतु का हमको प्रैक्टिकल भी करना है। तो जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल टॉपिक नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल टॉपिक है। प्रैक्टिकल टॉपिक है तो प्रैक्टिकल करेंगे जब अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। अभी हम थ्योरेटिकल इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहली बात, मीटर सेतु द्वारा अज्ञात प्रतिरोध निकलता है। क्या निकलता है? मीटर सेतु द्वारा अज्ञात प्रतिरोध निकलता है, और अज्ञात प्रतिरोध निकलता है। मीटर सेतु की सहायता से हम अज्ञात प्रतिरोध निकालते हैं। व्हीटस्टोन सेतु से क्या निकाला था बच्चों हमने? व्हीटस्टोन सेतु से भी हमने अज्ञात प्रतिरोध निकाला था। व्हीटस्टोन सेतु से अज्ञात प्रतिरोध निकाला था। तो मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित एक युक्ति है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु पर कार्यरत है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करती है। किसके सिद्धांत पर काम करती है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करती है। कौन से सिद्धांत पर काम करती है बच्चों? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करती है। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करती है। कौन से सिद्धांत पर? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करती है। और इसके द्वारा भी अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात किया जाता है। ये अज्ञात प्रतिरोध है, इसका मान ज्ञात किया जाता है इसकी सहायता से। नाम से ही स्पष्ट है, मैंने कहा व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करती है। अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करना है। और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या था? व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत यह था कि जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में होता है तब धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, और धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, इसका मतलब है व्हीटस्टोन सेतु संतुलन की अवस्था में होता है। तो ये उसी सिद्धांत पर काम करता है बच्चों। और अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करना है। इसकी सबसे पहले बनावट देखते हैं। गले में मेरे थोड़े छाले हो रहे हैं, तो देखते हैं इसकी बनावट देखते हैं। बनावट में व्हीटस्टोन सेतु में जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, बिल्कुल ऐसा का ऐसा उपकरण आपको दिखाई देगा। बिल्कुल ऐसा का ऐसा उपकरण दिखाई देगा। इसमें 1 मीटर का लंबा ये तार है। नाम से ही स्पष्ट है, मीटर सेतु, यानी कि इसमें कितना लंबा तार होगा? 1 मीटर का। 1 मीटर का AC तार रहा, AG। ये 1 मीटर का तार होता है। ये 1 मीटर का तार है। ये तार दिखाई दे रहा है आपको, यहां से तार दिखाई दे रहा है ये आपको A और G। ये 1 मीटर का तार है। 1 मीटर का इसमें तार होता है। 1 मीटर का तार है। 1 मीटर का तार है। ये तार कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का बना होता है। किसका बना होता है? कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का 1 मीटर का तार है। इसके नीचे एक पैमाना लगा होता है। ये पैमाना है। लंबाई नापने के लिए पैमाना लगा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लंबाई नापने के लिए पैमाना लगा होता है। इसमें तांबे की 3 पट्टियां होती हैं। 3 पत्ती होती हैं। एक पत्ती ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी पत्ती ये रही। तांबे की 3 पत्तियां होती हैं। एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही। तांबे की पहली पत्ती और दूसरी पत्ती के मध्य प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है। अब प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है? जिसमें से हम प्रतिरोध निकालते हैं। क्या लगाते हैं? प्रतिरोध निकालते हैं। प्रतिरोध बॉक्स में 1 से लेकर 5000 ओम तक के प्रतिरोध होते हैं। कितने भी ओम का प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं, सर्किट में लगा सकते हैं। ये प्रतिरोध बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स। प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है, ये प्रतिरोध बॉक्स है। ये R है, इसमें से निकाला गया प्रतिरोध क्या कहलाएगा? R कहलाएगा। ये प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं यहाँ पर। जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है उसको अपन यहाँ लगाते हैं। जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है उसको दूसरी पत्ती और
तीसरी पत्ती के बीच में लगाते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं। उसके बाद अपन ने क्या कहा है, दूसरी पत्ती के बीच वाले पॉइंट से क्या लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं। गैल्वेनोमीटर का दूसरा जो टर्मिनल होता है उसको जोड़ा गया है, ये जोड़ा गया है जोकी। ये जे क्या है बच्चों, जोकी। जे बराबर है जोकी, जे बराबर है जोकी। जोकी एक पेंसिल की तरह होती है जो इस तार पर चलती है, यानी कि इस जोकी को यहाँ टच कर सकते हैं, यहाँ टच कर सकते हैं, यहाँ टच कर सकते हैं, यहाँ टच कर सकते हैं। यानी कि तार की लंबाई नापनी होगी तब इस जोकी को चलाएंगे। किसको चलाएंगे, इस जोकी को चलाएंगे। मेरी बात को आप ध्यान से सुने बच्चों, क्योंकि एक तो अपन क्लास में समझ रहे हैं और एक ऑनलाइन समझ रहे हैं, तो थोड़ा अंतर है उसमें। तो आप ध्यान से एक एक शब्द को सुने। तो इस बीच वाले बिंदु को गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हैं और गैल्वेनोमीटर के दूसरे सिरे को जोकी से जोड़ते हैं। ये जोकी से जोड़ दिया। बिंदु ए, पहली पत्ती के बिंदु ए और तीसरी पत्ती के बिंदु जी के मध्य सेल लगा दिया ई विद्युत वाहक बल का, जिससे धारा कितनी प्रवाहित होगी, आई। धारा नियंत्रक, ये धारा नियंत्रक लगा रखा है, मैं आपको बता देता हूं। धारा नियंत्रक ये होता है। धारा नियंत्रक क्या करता है, धारा नियंत्रक की 3 टांगे होती हैं, 1, 2 और 3। 3 इसकी टांगे हैं धारा नियंत्रक की, जिसमें से एक टांग हमेशा खाली रहती है। एक टांग सर्किट में जुड़ी हुई नहीं है, परिपथ में जुड़ी हुई नहीं है। एक टांग हमेशा खाली रहती है। 2 टांगे जुड़ी हुई है, एक टांग हमेशा क्या रहती है, खाली। नाम से ही स्पष्ट है, धारा नियंत्रक क्या काम में आता है, धारा नियंत्रक धारा को कम ज्यादा करने के काम में आता है। जब प्रैक्टिकल करेंगे तो सब चीजें मैं आपको दिखा दूंगा। ये कुंजी जोड़ दी है तो ये सर्किट हो गया है। एक बार दोबारा कह देता हूं मैं। मीटर सेतु में 1 मीटर का लंबा तार कॉन्स्टेंटन, मैग्नीन या नाइक्रोम का बना होता है और इसके सारे एक स्केल लगा होता है, ये लगा हुआ। इसमें तांबे की 3 पट्टियां होती हैं, 1, 2 और 3 पट्टियां होती हैं। पहली पट्टी और दूसरी पट्टी के मध्य प्रतिरोध बॉक्स लगा होता है। इस प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से हम क्या करते हैं, प्रतिरोध निकालते हैं। सर्किट में प्रतिरोध लगाते हैं, कितने ओम का भी लगा सकते हैं। जिस प्रतिरोध का मान ज्ञात करना होता है, यानी कि जो अज्ञात प्रतिरोध है, ये अज्ञात प्रतिरोध, उसको दूसरी पट्टी और तीसरी पट्टी इन दोनों के मध्य लगाते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहली पत्ती और तीसरी पत्ती के मध्य, पहली पत्ती और तीसरी पत्ती के मध्य, पहली पत्ती और तीसरी पत्ती के मध्य अपन ने क्या कर रखा है, एक सेल लगा रखा है, एक धारा नियंत्रक लगा रखा है और एक कुंजी लगा रखी है। ये लगा दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धारा नियंत्रक धारा को कम ज्यादा करेगा। दूसरी पत्ती के मध्य बिंदु से गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर क्या करता है, धारा की दिशा बताता है। क्या करता है, धारा की दिशा बताता है। इसके दूसरे पॉइंट से जो की जोड़ देते हैं, जो कि इस तार पर चलती है, इस तार पर चलेगी। ये जो की जुड़ रही है, ये पॉइंट है एच, बिंदु कौन सा है, एच, और जो की जुड़ी हुई है, बिंदु तो है एच और जो की जुड़ी हुई है। ये लंबाई है यहां से यहां तक की एल। टोटल लंबाई यहां से यहां तक की 100 सेंटीमीटर है। 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। यदि यहां से यहां तक की लंबाई एल है तो ये बची हुई यहां से यहां तक की कितनी हो जाएगी, 100 माइनस एल हो जाएगी बची हुई। एच से लेकर जी तक की लंबाई 100 माइनस एल हो जाएगी। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है और ये एस है। ये कैसे लिखा है मैंने, अभी पता पड़ जाएगा। व्हीट स्टोन सेतु की सहायता से काम करता है। व्हीट स्टोन सेतु के सिद्धांत पर काम करता है। व्हीट स्टोन सेतु में क्या होता है कि संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती और अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर लिया जाता है। अब देखिए बच्चों, यहां से आगे हम बात करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। सबसे पहले बनावट हो गई है, अब कार्य प्रणाली की। अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करेंगे, आपको केवल समझने पर ध्यान देना है। अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो आप देखिए बच्चों, सबसे पहले संयोजन की जांच होगी कि सर्किट सही है या नहीं है। संयोजन की जांच होगी सबसे पहले। पहले स्टेप में सबसे पहले क्या करेंगे, संयोजन की जांच। संयोजन की जांच कैसे करते हैं बच्चों, मैं आपको बता देता हूं संयोजन की जांच कैसे करते हैं। संयोजन की जांच करने के लिए आपको मैं कहता हूं कि संयोजन की जांच में अपन करते क्या है, सबसे पहले सर्किट बनाया। सर्किट बनाने के बाद
कुंजी को बंद करेंगे और इस जोकी को पहले ए टर्मिनल के पास, ए बिंदु के पास टच कराएंगे। ए टर्मिनल के पास, ए बिंदु के पास टच कराएंगे। पहली पत्ती के बिंदु ए के पास टच करेंगे, जोकी को यहां टच कराएंगे और जोकी को यहां टच कराकर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप देखेंगे। गैल्वेनोमीटर ऐसा होता है बच्चों, ये गैल्वेनोमीटर की सुई होती है और ये विक्षेप बताती है। ये यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी जा सकता है, बीच में भी जा सकता है। ये गैल्वेनोमीटर की सुई ऐसे होती है। मैंने कहा है सबसे पहले जोकी को यहां टच करेंगे, यहां पर पहली पत्ती के बिंदु यहां पर पहली पत्ती के बिंदु ए के पास टच करेंगे और गैल्वेनोमीटर में विक्षेप की दिशा देखेंगे। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप मान लेते हैं यहां आ जाता है, यहां पर इधर की तरफ। गैल्वेनोमीटर में विक्षेप इधर की तरफ आ रहा है, मान लेते हैं इधर की तरफ। फिर हम जोकी को तीसरी पत्ती के बिंदु जी के पास टच करेंगे। अब गैल्वेनोमीटर में विक्षेप की दिशा देखेंगे। यदि गैल्वेनोमीटर में विक्षेप पहले मान लेते इधर आ रहा था, अब मान लेते विक्षेप इधर आ जाता है। पहले विक्षेप इधर आ रहा था, अब विक्षेप की दिशा बदल जाती है, तब तो सर्किट सही है, अदरवाइज सर्किट ही गलत है, यानी कि तुमने कुछ गलत जोड़ा है। यानी कि पहले विक्षेप यहां पर जोकी को टच करेंगे, इस जोकी को यहां टच करेंगे और इस जोकी को जब यहां टच करेंगे तो गैल्वेनोमीटर की विक्षेप की दिशा देखेंगे और फिर यहां टच करेंगे इसके पास और गैल्वेनोमीटर में विक्षेप की दिशा देखेंगे। यदि दोनों स्थितियों में विक्षेप की दिशा बदल कर आती है, मान लो यहां पर टच किया और गैल्वेनोमीटर में विक्षेप की दिशा यहां रही थी और यहां टच करने पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप की दिशा यहां आ गई, तब तो सर्किट सही है। दोनों तरफ टच करने पर विक्षेप की दिशा अलग आनी चाहिए, उल्टी आनी चाहिए। मान लेते हैं यहां मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां पर टच किया और यहां पर टच करने के बाद विक्षेप की दिशा मान लेते हैं यहां इधर की तरफ ही आ रही है और यहां पर टच करने के बाद विक्षेप की दिशा यहां आ रही है, तो तब तो संयोजन सही है, अदरवाइज नहीं तो संयोजन ही आपका क्या है, गलत है। नहीं तो संयोजन ही आपका गलत है, आपको संयोजन को ठीक करना पड़ेगा। तो आप देखिए बच्चों, मान लेते हैं आपने यहां पर टच किया और विक्षेप की दिशा आई आपको यहां पर, फिर आपने यहां टच किया और विक्षेप की दिशा वापस यहीं आ गई, तो आपका सर्किट गलत है, यानी कि आपने कुछ गलत जोड़ा है। ठीक है, यानी कि दोनों तरफ टच करोगे तो विक्षेप की दिशा बदलती हुई आनी चाहिए। पहले यदि यहां टच करने पर यहां आ रही है तो यहां टच करने पर यहां आ जानी चाहिए, तब तो संयोजन सही है, अदरवाइज संयोजन गलत है। तो पहला संयोजन की जांच हो गई। अब क्या करना है, अब इधर सुनना बच्चों। प्रैक्टिकल जब करते हैं तो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, प्रैक्टिकल करने के लिए एक रीडिंग नहीं लेते, 5 रीडिंग लेते हैं, क्योंकि एक रीडिंग में त्रुटि आने की संभावना हो जाती है। इसलिए कम से कम 5 रीडिंग लेते हैं और पांचों का जो औसत आता है वो औसत ही हम काम में लेते हैं, क्योंकि एक रीडिंग में क्या आ जाती है, त्रुटि आ जाती है। इसलिए एक रीडिंग काम में नहीं लेते, कम से कम क्या लेते हैं, 5 रीडिंग काम में लेते हैं। यानी कि एक ही काम को कितनी बार करना है, 5 बार। वो काम क्या करना है, अब देखिए बच्चों, इधर देखना, संयोजन की जांच हो गई। अब S का मान ज्ञात करना है। S का मान ज्ञात करना है, कैसे करेंगे, इधर देखिए आप बच्चों ध्यान से। सबसे पहले इस प्रतिरोध बॉक्स में से एक प्रतिरोध निकालेंगे 1 ओम का। इस प्रतिरोध बॉक्स में से 1 ओम का प्रतिरोध निकालेंगे। 1 ओम का प्रतिरोध निकालने के बाद इस जैसे 1 ओम का प्रतिरोध निकालेंगे तो इस गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित होने लगेगी। जैसे ही 1 ओम का प्रतिरोध सर्किट में लगाओगे, 1 ओम का प्रतिरोध तुमने यहाँ पर लगाया इस प्रतिरोध बॉक्स में, तो इस धारामापी में, ये धारामापी ऐसा है तो इस धारामापी में मान लो एक धारा प्रवाहित हो रही थी, तो धारामापी विक्षेप देने लगेगा। धारामापी की सुई में क्या आएगा, विक्षेप आएगा। और अब विक्षेप आ रहा है, ये मान लो विक्षेप इसमें यहां आ गया, विक्षेप आ गया मान लो यहां पर, ये जैसे तुमने 1 ओम प्रतिरोध दिखाया। अब मैं इस जोकी को 1 ओम का प्रतिरोध निकालना है। 1 ओम का प्रतिरोध निकालने के बाद क्या करना है, इस धारामापी में विक्षेप आएगा और धारामापी विक्षेप आएगा, तब इस जोकी को इस तार पर चलाना है। और इस जोकी को इस तार पर चलाओगे, जैसे ही जोकी को इस तार पर चलाओगे, तो तार पर चलाओगे, जैसे यहां रखा तुमने मान लो जोकी को, विक्षेप आ रहा है यहां पर, फिर मान लो जोकी को तुमने यहां रखा, विक्षेप थोड़ा और इधर हो गया, फिर मान लो तुमने जोकी को यहां रखा, विक्षेप आ गया बीच में, ऐसे विक्षेप आ गया बीच में।
1 ओम का प्रतिरोध निकाला तो विक्षेप आने लग जाएगा, धारा प्रवाहित होने लग गई सर्किट में धारा प्रवाहित होने लग गई तो विक्षेप आएगा। अब क्या करना है तुम्हारे को, इस जोकी को इस तार पर चलाना है और जोकी को इस तार पर चलाकर ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है धारा मापी में इसको बोलते हैं शून्य विक्षेप की अवस्था। इस जोकी को चलाते रहना है इस तार पर, जोकी को यहाँ टच किया नहीं आई, यहाँ पर ऐसी अवस्था नहीं आई, सीधी लाइन नहीं आई, फिर तुमको जोकी को यहाँ टच करना है फिर भी नहीं आई। मान लो यहाँ टच करने पर तुम्हारे पास सीधी लाइन आ गई, इसका मतलब है धारा मापी शून्य विक्षेप की अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? शून्य विक्षेप की अवस्था में है। धारा मापी शून्य विक्षेप की अवस्था में यहां पर आ रहा है, ये धारा मापी शून्य विक्षेप की अवस्था में आ गया। तो धारा मापी शून्य विक्षेप की अवस्था में यानी कि धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, यानी कि धारा मापी यदि ऐसी स्थिति में आ रहा है तो इसका मतलब है कि धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। और धारा मापी में धारा प्रवाहित नहीं होती है तो ये कौन सी स्थिति हो गई? व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था हो गई है, क्योंकि धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, इसका मतलब है दोनों बिंदुओं का विभव क्या है? समान। तो हमको ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है, जब तुमने जोकी को यहाँ पर टच किया था तो विक्षेप आ रहा था, फिर तुमने यहाँ टच किया तो भी विक्षेप आ रहा है, फिर तुमने यहाँ पर टच किया, तो एक स्थिति ऐसी प्राप्त करनी है जब धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आए। धारा मापी में कोई विक्षेप नहीं आए इसका मतलब है उसकी सुई बिल्कुल सीधी हो जाए। तो वो स्थिति तुम्हारे को प्राप्त कर लेनी है जोकी को चलाकर, और जोकी को चलाकर वो स्थिति तुमने प्राप्त कर ली और वह स्थिति की लंबाई तुमने स्केल से नोट कर ली। मान लो वो लंबाई है L, तो वो लंबाई तुमने L नोट कर ली, तो बची हुई लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 माइनस L। मान लो वो स्थिति 30 सेंटीमीटर पर आ रही थी तो ये लंबाई हो जाएगी 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये लंबाई नोट कर ली L 30 सेंटीमीटर जो भी आ रही है, संतुलित लंबाई, इसको बोलते हैं संतुलित लंबाई। संतुलित लंबाई का मतलब होता है जब धारा मापी में शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त हो जाए। मैं बार बार कह रहा हूं कि 1 ओम का प्रतिरोध निकालना है और जोकी को इस तार पर चलाना है, जोकी को इस तार पर चलाकर धारा मापी में संतुलन की स्थिति प्राप्त करनी है, यानी कि शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त करनी है, और वो लंबाई यहां से नोट कर लेनी है। वो लंबाई यहां पर आ गई है, ठीक है ना, ये आ गई, ये लंबाई नोट कर लेनी है। अब इधर पढ़ना, ये व्हीटस्टोन सेतु कैसे बन गया? एक प्रतिरोध तो यहां से निकाला, ये तो हो गया R, ये अज्ञात प्रतिरोध है, ये हो गया S, ठीक है ना। ये लंबाई आ गई है, और व्हीटस्टोन सेतु में धारा मापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती तो इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो ये हिस्सा अलग हो गया, और ये वाला हिस्सा यहां से यहां तक का, ये वाला हिस्सा आधा भाग अलग हो गया, ये वाला L लंबाई वाला, और ये वाला भाग अलग हो गया। अब मैं ये कह देता हूं, लंबाई L नोट कर ली, मैं कह रहा हूं कि तार की इकाई लंबाई का प्रतिरोध, तार की इकाई लंबाई का प्रतिरोध सिग्मा है, तो हमारे पास संतुलित लंबाई कितनी आई? L। तो हम कह देंगे कि L लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? P बराबर हो जाएगा सिग्मा L। ये प्रतिरोध पता है R निकाला है, S का मान ज्ञात करना है, तो R और S तो तुम्हारे पास है ही। अब क्या करना है? मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों यहां से तुम्हारे को क्या करना है? लंबाई नोट कर ली, L आई थी, और मैं कह रहा हूं कि इकाई लंबाई का प्रतिरोध सिग्मा है, तो L लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? सिग्मा L। तो ये प्रतिरोध कितना हो गया? P बराबर हो गया सिग्मा L। और ये बचा हुआ कितना हो गया? लंबाई कितनी है इसकी? 100 माइनस L बचे हुए की, और इकाई लंबाई का प्रतिरोध सिग्मा है, तो इतनी लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? सिग्मा इंटू इतना L हो जाएगा, और इसको बता दिया मैंने Q। इसको क्या बता दिया मैंने? Q। तो 4 प्रतिरोध हो गए ना, R, S, P और Q। तो व्हीटस्टोन सेतु में 4 ही तो प्रतिरोध होते हैं, और 4 प्रतिरोध संतुलन की अवस्था में है, तो संतुलन की अवस्था ही तो है कि धारा मापी में शून्य विक्षेप की अवस्था, तो 4 प्रतिरोध मिल गए तुम्हारे को। तो मैं कह रहा हूं 1 ओम का प्रतिरोध इसमें से निकालना है। 1 ओम का प्रतिरोध निकालने के बाद जोकी को चलाना है और धारा मापी में शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त करनी है। यदि वो लंबाई L पर प्राप्त होती है तब इकाई लंबाई का प्रतिरोध यदि सिग्मा है तो इतनी लंबाई का प्रतिरोध कितना हो जाएगा? P बराबर सिग्मा L हो जाएगा। बची हुई लंबाई कितनी हो जाएगी? 100 सेंटीमीटर में से इसको घटा देंगे, इतनी हो जाएगी। इकाई का प्रतिरोध सिग्मा है तो इतनी का हो जाएगा इतना, तो ये हो जाएगा Q। 4 प्रतिरोध आ गए, ठीक है ना। तो यहां से
P बटे Q बराबर R बटे S होगा, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु बन गया ये, क्योंकि इसमें कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही और व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत ये कहता है। तो व्हीटस्टोन सेतु के अनुसार सिग्मा L बटे 100 माइनस L बटे सिग्मा बराबर R बटे S। सिग्मा से सिग्मा कट गया, यहां से S का मान कितना आ गया 100 माइनस L बटे L इंटू R, ये आ गया। इस सूत्र से हम अज्ञात प्रतिरोध निकाल लेंगे। इधर देखो R क्या है, ये वाला प्रतिरोध, वो तुम्हारे को पता है कितना ओम निकाला, 1 ओम। 1 ओम निकाला तो यहां रख देंगे, कितना भी निकाल सकते हैं। मैंने 1 ओम निकाला तो R का मान पता है, L संतुलित लंबाई वो तुम्हारे को पता है कितनी आई थी, वो यहां रख देंगे। बची हुई कितनी आ जाएगी, यहां आ जाएगी। तो S का मान आ जाएगा, नहीं आ जाएगा बच्चों, बिल्कुल आ जाएगा। अब यही काम 5 बार करना है। 5 बार कैसे करेंगे, इधर सुनना। पहले तुमने 1 ओम निकाला, अब 2 ओम निकालेंगे। क्या निकालेंगे, 2 ओम प्रतिरोध। तो 2 ओम प्रतिरोध निकालेंगे तो पहले मान लो संतुलित लंबाई 30 सेंटीमीटर पर आ रही थी, तो अब वापिस जोकी को चलाएंगे और वापिस जोकी को चलाएंगे। पहले L का मान कितना आ रहा था, 30 सेंटीमीटर आ रहा। अब मैं 2 ओम निकालता हूं, तो अब L का मान 30 सेंटीमीटर तो नहीं आएगा, उससे थोड़ा ज्यादा ही आएगा। तो 30 सेंटीमीटर के बाद मान लो अब जोकी को चलाया, पहले यहां रही थी संतुलित लंबाई। संतुलित लंबाई का मतलब है शून्य विक्षेप की अवस्था। अब मान लो यहां आ रही है, तो यहां पर रखेंगे, तो ये लंबाई नाप लेंगे। मान लो ये आ रही है 37.2, तो ये आ गई शून्य विक्षेप की अवस्था, लंबाई आ गई। तो R का मान रखेंगे 2, L का मान 37.2, ये आ जाएगा, तो S आ जाएगा। फिर 3 ओम रखकर करेंगे, फिर 4 ओम रखकर करेंगे, फिर 5 ओम रखकर करेंगे। तो S के कितने मान आएंगे, 5 मान आएंगे। कितने 5 मान आएंगे, 5 मान आ जाएंगे S के। और S के पांचों का क्या निकाल लेंगे, औसत निकाल लेंगे। और जो औसत आएगा वो क्या कहलाएगा, ठीक है ना, अज्ञात प्रतिरोध आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर औसत निकालने की, या औसत तो निकाल ही लेंगे, औसत निकाल लेंगे, वो अज्ञात प्रतिरोध आ जाएगा। मैंने कहा है कि एक रीडिंग नहीं लेते हैं, एक रीडिंग ली तो त्रुटि भी तो आ सकती है। एक रीडिंग में त्रुटि आ सकती है, इसलिए हम क्या करेंगे, 5 रीडिंग लेते हैं। पांचों का जो औसत आएगा S का, वो हम काम में लेते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये S निकल गया, अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध निकल गया। उसके बाद मैं आपको बता देता हूं, विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है रो, और रो बराबर होता है AR बटे L। तो यहां पर R की जगह क्या है, S प्रतिरोध, तो रो बराबर AS बटे L हो जाएगा। रो बराबर A बराबर है पाई R स्क्वायर, क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर S बटे L। अब इधर देखो पाई का मान पता है, रो बराबर AR बटे L होता है, पाई पता है L, इस तार की लंबाई, इसको खोल के इसका ही तो प्रतिरोध निकाल रहे हैं। प्रतिरोध निकल गया। अब मैं विशिष्ट प्रतिरोध निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध निकाल रहा हूं बच्चों, विशिष्ट प्रतिरोध। रो बराबर AS बटे L से निकलेगा। A का मान है पाई R स्क्वायर, S में निकाल ही चुका हूं L। पाई का मान पता है R, इस तार की त्रिज्या, क्योंकि इसका ही तो निकाल रहे हैं सब कुछ, अज्ञात प्रतिरोध। और इस तार की त्रिज्या स्क्रू गेज से निकलती है। प्रैक्टिकल करेंगे जब मैं तार की त्रिज्या निकाल के बता दूंगा, स्क्रू गेज से निकलेगी। इसकी त्रिज्या स्क्रू गेज की सहायता से निकलती है R, तार की त्रिज्या है, जो कि स्क्रू गेज की सहायता से निकलेगा। किससे निकलेगा बच्चों, स्क्रू गेज की सहायता से निकलेगा R। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। S तो मैंने यहां से निकाल ही लिया है, वो यहां रख दूंगा। L, इस तार की लंबाई खोल के इसकी लंबाई नोट कर लेंगे, तो विशिष्ट प्रतिरोध रो आ जाएगा। तो ये पहले प्रतिरोध निकाल लिया, फिर मैंने तार का विशिष्ट प्रतिरोध भी निकाल लिया है। मैं आपको एक बार फिर इसको बता देता हूं बच्चों, कैसे करते हैं। ये सेटअप है, ऐसा सेटअप लगाते हैं। बहुत ही आसान प्रैक्टिकल है ये, प्रैक्टिकल में है ये। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, सेटअप को सेट कर लिया ऐसे। सबसे पहले संयोजन की जांच। संयोजन की जांच कैसे करते हैं, सबसे पहले जोकी को, ये जोकी तार पर चलती है लंबाई नापने के लिए, जोकी को पहले ए बिंदु के पास टच करते हैं और धारा मापी में गैल्वेनोमीटर में विक्षेप देखते हैं। फिर हमने जी के पास टच किया, फिर विक्षेप की दिशा देखी। यदि दोनों स्थितियों में विक्षेप की दिशा बदल कर आती है, तब तो संयोजन ठीक है, तुमने सर्किट जो जोड़ा है वो ठीक है, अदरवाइज सर्किट ही गलत है, उसको दोबारा जांचना पड़ेगा।
अब पहले S का मान ज्ञात करना है, अज्ञात प्रतिरोध S का मान ज्ञात करना है। अज्ञात प्रतिरोध S कैसे ज्ञात होगा, आप देखिए बच्चों, अज्ञात प्रतिरोध S ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले प्रतिरोध बॉक्स में से 1 ओम का प्रतिरोध निकालना है, यानी कि एक निश्चित मान का प्रतिरोध निकालना है। 1 ओम 2 ओम कितना भी हो सकता है। एक निश्चित मान का प्रतिरोध निकालकर इस जोखी को इस मीटर सेतु तार पर चलाकर इस धारामापी में शून्य विक्षेप की अवस्था, शून्य विक्षेप की अवस्था का मतलब होता है यानी कि ये इसकी सुई बिल्कुल 0 पर आ जानी चाहिए, यानी कि इसमें कोई विक्षेप नहीं आना चाहिए। इसमें कोई विक्षेप नहीं आएगा, वो रीडिंग यहाँ से लंबाई नोट कर लेनी है, वो लंबाई L है, ठीक है ना, वो कितनी भी आ सकती है। यदि इकाई लंबाई का प्रतिरोध सिग्मा है तो L लंबाई का प्रतिरोध सिग्मा L हो जाएगा, जिसको मैंने P नाम दिया है। बची हुई लंबाई 100 माइनस L हो गई, बची हुई लंबाई 100 माइनस L है, तब उसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा Q। और ये व्हीट स्टोन बन गया है। व्हीट स्टोन सेतु में धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, धारामापी में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तभी तो इसकी सुई बिल्कुल 0 पर है, तभी तो ये व्हीट स्टोन बना। और व्हीट स्टोन सेतु में क्या होता है, P बटे Q बराबर R बटे S। R तो ये रहा, S ये रहा, P ये रहा। लंबाई आई थी, इकाई लंबाई का प्रतिरोध सिग्मा है, तो इतनी लंबाई का प्रतिरोध P बराबर इतना हो गया। बची हुई कितनी है, 100 माइनस L। इकाई लंबाई का प्रतिरोध इतना है, तो इतनी लंबाई का प्रतिरोध इतना हो गया। P बटे Q बराबर R बटे S रख देंगे, S का मान आ गया। तो प्रैक्टिकल करने के लिए R का मान 1 ओम रखा, जोकी को चलाया, संतुलित लंबाई प्राप्त की, L आ जाएगा, S का मान आ जाएगा। फिर R का मान 2 ओम रखा, जोकी को चलाया, संतुलित लंबाई प्राप्त की, यानी कि शून्य विक्षेप की अवस्था प्राप्त की, वो लंबाई नोट कर लेंगे, S का मान आ जाएगा। फिर 3 ओम रखेंगे, फिर 4 ओम रखेंगे, यही काम कितनी बार करेंगे, 5। तो S के कितने मान आएंगे, 5, और उनका औसत निकाल लेंगे, तो वो क्या आ जाएगा, अज्ञात प्रतिरोध आ जाएगा। अज्ञात प्रतिरोध आ गया तो तार का क्या निकालना है, विशिष्ट प्रतिरोध निकालना है। तार का विशिष्ट प्रतिरोध निकालने के लिए सूत्र है रो बराबर ए आर बटे एल। रो बराबर ए आर बटे एल होता है, तो रो बराबर आर की जगह कितना है यहाँ एस, तो रो बराबर हो जाएगा ए एस बटे एल। ए बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई का मान पता है आर, इस तार की त्रिज्या जो किससे निकलेगी, स्क्रू गेज से। जब प्रैक्टिकल करेंगे जब निकाल के बता देंगे। एस का मान यहां से आ चुका है, एल, और ये कौन सी लंबाई है, ये एल नहीं है, ये वाला एल है, इस तार की लंबाई, क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध निकाल रहे हैं। खोल के इसकी लंबाई नोट कर लेंगे तो रो आ जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये प्रैक्टिकल हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। विशिष्ट प्रतिरोध तार का प्रतिरोध निकल जाएगा, ठीक है। 5 रीडिंग लेनी है, अज्ञात प्रतिरोध निकल गया। इधर सुनना, अब मीटर सेतु संबंधित कुछ सावधानियां हैं। पहली सावधानी ये है कि इस तार को, इस जोकी को इस तार पर रगड़ कर नहीं चलाते। पहली सावधानी ये है कि जोकी को तार पर रगड़ कर नहीं चलाते, क्योंकि ऐसा करने से तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बदल जाता है, और तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बदल गया तो प्रतिरोध बदल जाएगा, क्योंकि आर समानुपाती 1/a, और प्रतिरोध बदल जाएगा तो रीडिंग ही बदल जाएगी। तो इस जोकी को इस तार पर रगड़ कर नहीं चलाते। सावधानियां हैं, जोकी को तार पर रगड़ कर नहीं चलाते, क्योंकि ऐसा करने से प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बदल जाएगा तार का, और तार का क्षेत्रफल बदल गया तो प्रतिरोध बदल जाएगा। दूसरी सावधानी, इस सेल से जब रीडिंग लेते हैं तभी धारा प्रवाहित की जाती है। ये सेल कौन सा है, लैक्लांसी सेल, ध्यान रखना। इस सेल से जब रीडिंग लेते हैं तभी परिपथ में धारा प्रवाहित करते हैं, यानी कि इस तार में ज्यादा समय तक धारा प्रवाहित नहीं करते, क्योंकि ज्यादा समय तक तार में धारा प्रवाहित करेंगे तो प्रतिरोध बदल जाएगा। प्रतिरोध बदल जाएगा तो रीडिंग ही बदल जाएगी। तो एक तो जोकी को रगड़ कर नहीं चलाते, एक ज्यादा समय तक धारा प्रवाहित नहीं करते, जब आवश्यकता हो तभी धारा प्रवाहित करते हैं। तीसरा, ये तांबे की पत्तियां हैं, तांबे की पत्तियां हैं, तो तांबे की पत्तियों का भी तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध है। तो ये तीनों तांबे की पत्तियां हैं, और तांबे की पत्तियों का भी कुछ ना कुछ प्रतिरोध परिपथ में शामिल हो गया, तो त्रुटि आ गई। इस त्रुटि को दूर करने के लिए 10 रीडिंग लेनी पड़ती है। कैसे, 5 रीडिंग तो इस प्रतिरोध बॉक्स को यहां और एस को यहां लगा के लेते हैं, और 5 रीडिंग
इस प्रतिरोध बॉक्स को यहां और S को यहां लगा कर लेते हैं। यानी कि पहले प्रतिरोध बॉक्स को यहां रखते हैं और 5 रीडिंग ले लेते हैं, फिर बाद में इस प्रतिरोध बॉक्स को यहां और S को यहां लगाकर 5 रीडिंग और ले लेते हैं। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है, इतना बड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है, लेकिन सही तरीका यही है। इन तांबे की पत्तियों का प्रतिरोध है, इन पत्तियों का प्रतिरोध के कारण त्रुटि है, तो त्रुटि को कम करने के लिए क्या करते हैं, इस प्रतिरोध बॉक्स और S का स्थान बदल बदल कर 5-5 रीडिंग लेते हैं। 5 रीडिंग पहले इसको यहां रख कर ले, फिर इसको यहां रख कर ले। और एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि जहां पर प्रतिरोध बॉक्स होता है लंबाई यहां से नपेगी, यदि प्रतिरोध बॉक्स यहां होता तो लंबाई यहां से नपती। ठीक है, तो कहने का मतलब है इन पत्तियों के प्रतिरोध को दूर करने के लिए 5 रीडिंग ऐसे ले लेंगे और 5 रीडिंग इसको यहां लेके ले लेंगे, तो 10 रीडिंग हो जाएगी और 10 का औसत निकाल लेंगे। लेकिन इससे प्रैक्टिकल बड़ा हो जाता है, इसलिए हम ऐसा करते नहीं है, लेकिन सही तरीका ये है। तीसरी सावधानी ये है। चौथी सावधानी ये है कि पत्तियों के प्रतिरोध के कारण त्रुटि आ जाती है, तो मीटर सेतु द्वारा मापा गया पाठ्यांक पूर्णतः सही नहीं होता है, क्योंकि त्रुटि आ रही है। मीटर सेतु द्वारा मापा गया पाठ्यांक पूर्णतः सही नहीं है, तो इसको पूर्णतः सही किससे आएगा, एक नई युक्ति होती है कैरी फोस्टर सेतु। कौन सी है, कैरी फोस्टर सेतु। कैरी फोस्टर सेतु का यूज किया जाता है, फोस्टर सेतु का यूज करते हैं। ये इसका मीटर सेतु का विस्तृत रूप है। इससे त्रुटि कम आती है। इससे क्या आती है, त्रुटि कम आती है। इन पत्तियों के कारण त्रुटि को दूर करने के लिए कैरी फोस्टर का यूज करते हैं। बच्चों ये कंप्लीट हो गया है।